विनोद एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती किसानी किया करता था। लेकिन विनोद अपनी खेती और किसानी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अक्सर उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। इसीलिए विनोद ने एक फैसला लिया। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। किसानी करके मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि अब इससे ज्यादा और नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं किसानी नहीं करूंगा। अब मैं दूध बेचने का काम करूंगा। दूध बेचने के लिए मुझे अपनी खुद की गाय चाहिए, और गाय खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए अब मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और बदले में अपने लिए एक गाय खरीदूंगा। ऐसा सोचकर विनोद अपना खेत एक जमींदार को बेच देता है और बदले में गाय खरीदने के लिए शहर जाता है। शहर में विनोद को तरह तरह की गायें देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें से विनोद को एक सफेद रंग की अपाहिज गाय पसंद आ जाती है। वैसे तो ये गाय अपाहिज है, लेकिन पता नहीं मेरा मन बार बार मुझे इसी गाय को खरीदने के लिए कर रहा है। कोई बात नहीं, इसकी बाहरी कमी को ना देखकर मैं इसके गुणों को देखकर ही इसे खरीदूंगा। विनोद दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से उस सफेद अपाहिज गाय के बारे में कहता है। भाई साहब, ये सफेद अपाहिज गाय कितने की है? इस गाय का दाम 50,000 है। ठीक है, आप मुझे यही गाय दे दो। मुझे यही गाय चाहिए अपने लिए। विनोद उस गाय को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह, मेरी गोपी तो सच में बहुत प्यारी है। आज मैं अपनी गोपी को खूब सारा खाना दूंगा। चल मेरी गोपी, मैं तुझे सबसे पहले खाना खिलाऊं। विनोद अपनी गाय का नाम गोपी रखता है। गोपी काफी दुधारू गाय थी, जो कि रोज सुबह शाम अच्छा खासा दूध दिया करती थी। विनोद बहुत खुश होता है और वो दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध। अरे भाई, मेरी गोपी ने आज बढ़िया बढ़िया दूध दिया है। दूध ले लो, दूध। अरे कहाँ हो भाइयों बहनों, जल्दी बाहर आओ और पाओ मेरी गोपी गाय का दूध। तभी कुछ लोग अपने घर से बाहर आते हैं। उन लोगों को देखकर विनोद को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग विनोद से दूध खरीदने के लिए बाहर आ रहे हैं। लेकिन बाहर आते ही वो सब गुस्से में विनोद से कहते हैं। विनोद, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दूध बेचने की? तुझे क्या लगा हम तेरी उस अपाहिज गाय का दूध पिएंगे और तूने हमें अपनी तरह गरीब भिखारी समझ रखा है क्या? अरे माना कि मेरी गोपी अपाहिज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका दूध बेकार है। अरे गोपी के दूध में बहुत ताकत है। एक बार आप उसका दूध पीकर देखो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी आपकी। छी छी, अरे कैसी बातें कर रहे हो विनोद भाई? तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हारी उस अपाहिज गाय का दूध पिएंगे? अरे भगवान बचाए हमें उससे। और खबरदार, अगर तुम आज के बाद दोबारा इस गांव में अपनी उस अपाहिज गाय का दूध लेकर आए तो छी, घिन आती है हमें तुम्हारी उस गाय से। विनोद की गाय अपाहिज थी, इस वजह से गांव के सभी लोग विनोद से दूध खरीदने के लिए मना कर देते हैं। बेचारा विनोद परेशान हो जाता है और वो सारा का सारा दूध वापस अपने घर लेकर आ जाता है। विनोद को ऐसे परेशान देखकर विनोद की माँ जानकी उससे कहती है। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान है तू? अरे माँ, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरी गाय अपाहिज है, इसीलिए कोई भी उसका दूध खरीदना नहीं चाहता। अरे क्या कमी है मेरी गोपी में? अच्छा खासा गाढ़ा दूध देती है। वो लोग उसकी कमियां देख रहे हैं, उसके अंदर का गुण कोई नहीं देख रहा। माँ, ऐसा दूध कोई गाय नहीं देती जैसा दूध मेरी गोपी देती है। कोई बात नहीं विनोद, तू परेशान मत हो। लोगों का क्या है, ये तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं और करते हैं। तू थोड़ा शांत हो जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं माँ, नहीं, रहने दो। मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, और तुम तो जानती हो ना कि जब मैं परेशान होता हूँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विनोद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी विनोद अगली सुबह फिर से दूध बेचने के लिए गांव में जाता है। लोग फिर से विनोद का विरोध करते हैं, लेकिन इस बार विनोद उन लोगों को जवाब देते हुए कहता है। देखो, अगर आप लोगों को मेरी गाय का दूध नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। मैंने कभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। जिसे मेरी गाय का दूध पीना होगा वो मुझसे दूध खरीद लेगा। आप लोग मुझे बार बार ऐसे परेशान करने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग मुझे मेहनत करने से रोक नहीं सकते हो। कुछ आदमी मिलकर विनोद को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे विनोद की साइकिल पर रखा हुआ दूध नीचे जमीन पर गिर जाता है। बेचारा विनोद बहुत बुरी तरह से रोने लगता है
और वो धीरे धीरे अपने घर की ओर आने लगता है। तभी रास्ते में विनोद को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी विनोद से कहता है, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे परेशान क्यों हो? और तुम्हारे सर पर ये इतनी चोट कैसे आई? क्या हुआ? विनोद बहुत परेशान था, इसीलिए वो अपना मन हल्का करने के लिए उस बूढ़े आदमी को सारी बात बता देता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी विनोद से कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, मुझे एक बार अपने साथ अपनी गोपी के पास ले चलो। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी गाय कहाँ से अपाहिज है। विनोद अपने साथ उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति गोपी को देखकर कहता है, अरे तुम्हारी गाय बहुत अच्छी है। इसके दूध में वो ताकत है जो किसी भी आम गाय के दूध में नहीं है। इसका दूध पीकर अच्छे अच्छे रोग मिट सकते हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इसका दूध किसी बीमार व्यक्ति को पिलाकर देखना। उसके बाद देखना इस दूध का असली असर। बहुत चमत्कारी गाय है ये। बाबा, आप सच कह रहे हो ना? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? तुम्हारी ये गाय जादुई है। इसका दूध बहुत शक्तिशाली है। बड़े से बड़ा रोग मिटा सकता है इसका दूध। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो थोड़ा शांत रहो। एक दिन इस गांव में हर किसी को इस गाय के दूध की कीमत पता चल जाएगी। ये कहकर वो बूढ़ा वहां से गायब हो जाता है। विनोद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अब पूरे गांव में एक संक्रामक बीमारी फैल जाती है, जिस वजह से गांव का हर व्यक्ति बीमार पड़ गया था। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था। ये देखकर विनोद भी बहुत परेशान था। विनोद का एक पड़ोसी जिसका नाम मनोज था, वो भी इस संक्रामक बीमारी की चपेट में आ जाता है। मनोज विनोद का काफी करीबी दोस्त था। मनोज को ऐसे परेशान देखकर विनोद सोचने लगता है, हे भगवान, गांव में हर कोई बीमार है। सबको ऐसे परेशान देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाय का दूध एक बार अपने दोस्त मनोज को पिलाकर देखता हूँ। क्या पता सच में मेरी गाय जादुई हो और इसका दूध पीने से गांव के सभी लोग ठीक हो जाएं। ऐसा सोचकर विनोद एक छोटी सी कटोरी में दूध लेकर मनोज के घर जाता है और मनोज को पिलाता है। दूध पीते ही मनोज एकदम स्वस्थ हो जाता है। ये देखकर मनोज विनोद से कहता है, विनोद, ये देख भाई, मैं एकदम ठीक हो गया और ये सब तेरी वजह से हुआ है। विनोद, ऐसा क्या पिलाया तूने मुझे जिससे मैं एकदम ठीक हो गया? बता ना विनोद। विनोद को मनोज की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द तक नहीं था। इसीलिए वो चुपचाप अपने घर आ जाता है और इस बारे में अपनी माँ को बताता है। माँ सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, मेरी गोपी जादुई है। इसका दूध जादुई है। माँ, इसका दूध पीकर मेरा दोस्त मनोज ठीक हो गया। तो क्या बोल रहा है विनोद? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी गोपी जादुई है। इसका दूध पीकर ही मनोज पूरी तरह से स्वस्थ हुआ है और ये अभी अभी हुआ है क्योंकि मैं अभी मनोज के ही घर से आ रहा हूँ। माँ, विनोद अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि तभी विनोद के घर पर गांव के कुछ लोग आते हैं और वो लोग विनोद से कहते हैं, विनोद भाई, हमें आपकी गाय का दूध चाहिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिन हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। चलो जाओ यहाँ से, किसी को भी दूध नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए मेरा बेटा किसी की मदद नहीं करेगा। नहीं चाची, ऐसा मत बोलिए। आप नहीं जानती कि हमें इस संक्रमण से छुटकारा चाहिए। पूरा गांव परेशान है चाची, और मुझे ऐसा लगता है कि इस रोग से आपकी ये जादुई गाय ही हमें बचा सकती है। हमें गोपी का दूध चाहिए चाची। माँ, इन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे भूल जाते हैं क्योंकि इंसानियत वही है जो पिछला भूलकर हंसी खुशी आगे बढ़े। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं माँ। इन्हें ठीक करके ही मुझे असली खुशी मिलेगी। विनोद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो और हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया
उसके लिए हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन अभी हमें अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम हमें अपनी गोपी का दूध दे दो भाई। ठीक है, शांति बनाए रखो। मैं सभी को अपनी गाय का दूध दूंगा। विनोद अपनी जादुई गाय का दूध गांव में सभी को देता है। विनोद की जादुई गाय का दूध पीकर गांव के सभी लोग स्वस्थ हो जाते हैं और इसी तरह से अब लोग दूर दूर से विनोद से दूध खरीदने के लिए उसके घर आते हैं और इस तरह से विनोद अपने साथ साथ गांव के सभी लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। राजू एक गरीब किसान था। वो एक जमींदार के खेत पर किसानी किया करता था और किसानी करके ही वो अपना पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन गाय अचानक से राजू के घर के सामने आ जाती है। राजू बार बार उस गाय को वहां से भगा रहा था, लेकिन वो गाय वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे क्या बात है, तुम तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही हो और तुम वापस फिर से मेरे घर पर आ जाती हो। अरे आखिर चाहती क्या हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो। राजू के इतना बोलते ही वो गाय अपना सिर हिलाने लगती है। राजू समझ जाता है कि गाय भी उसके साथ रहना चाहती है। तभी राजू गाय से कहता है, ठीक है बाबा, अब तुम मेरे साथ ही रहना। अब से तुम्हारा नाम मोती है। राजू उस गाय को अपने साथ ही रख लेता है। इस तरह से धीरे धीरे राजू किसानी छोड़कर दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। राजू की गाय बहुत बढ़िया दूध देती थी। ऐसे ही राजू की गाय 2 दिन से कुछ खा नहीं रही थी, इसीलिए राजू को उसकी थोड़ी चिंता होने लगती है और राजू अपनी गाय को चारा देते हुए कहता है, ए मोती, खा लेना। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या जो तू मुझसे ऐसे नाराज है? अरे पहले तो तू पेट भर के खाना खाती थी, अब अचानक से क्या हो गया तुझे? राजू बार बार मोती के आगे चारा डाल रहा था, लेकिन मोती अपना मुंह फेर ले रही थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोती को हो क्या गया है। ऐसे ही अगले दिन राजू अपनी गाय को एक वैद्य जी के पास ले जाता है। वैद्य गाय को देखता है और उसकी जांच करने के बाद राजू से कहता है, अरे राजू, घबराओ नहीं, तुम्हारी गाय मां बनने वाली है। शायद इसी वजह से इसका खाने में मन नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, गर्भावस्था में ऐसा होना आम बात है। कुछ दिनों में तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मेरी गाय मां बनने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूं वैद्य जी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। राजू खुशी खुशी अपनी गाय को लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी आरती को इस बारे में बताता है। अरे आरती, तुम्हें पता है हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे हमारी गाय पेट से है, तभी तो ये कुछ दिनों से खाना नहीं खा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिस वजह से मेरी गाय मुझसे नाराज है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हमें अपनी गाय का खास ध्यान रखना होगा। इस तरह से आरती और राजू दोनों मिलकर अपनी गाय की खूब सेवा पानी करते हैं और समय समय से उसे चारा भी देते हैं। देखते ही देखते राजू की गाय एक सुंदर से बछड़े को जन्म दे देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राजू का पड़ोसी मनोज राजू के पास आता है और कहता है, अरे राजू, तेरे पास तो पहले से ही एक गाय है, तो तू अपनी गाय का बछड़ा मुझे दे दे, बदले में मुझसे 5,000 रुपए ले ले। अरे नहीं मनोज भाई, दरअसल बात यह है कि मेरी गाय अपने बछड़े के बिना रह नहीं सकती है। अगर उसका बछड़ा उससे दूर हुआ तो वो दूध देना ही बंद कर देगी, और अगर उसने दूध देना बंद कर दिया तो हमारी रोजी रोटी तो वैसे ही बंद हो गई। इसलिए माफ करना भैया, 5,000 के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। अच्छा चल 10,000 ले, लेकिन मुझे अपना ये बछड़ा दे दे। तेरा बछड़ा देखने में काफी सुंदर है, आगे जाकर अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। क्या मनोज भाई, आपको बार बार मैं एक ही चीज के लिए मना करूं वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझसे कह सकते हैं, लेकिन बछड़े की बात मत कीजिए, मैं आपको बछड़ा नहीं दे सकता। मनोज को गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू अपने घर परिवार में बहुत खुश था और वो एक खुशहाल जीवन जी रहा था। पूरे गांव में राजू की गाय का दूध बहुत ही मशहूर था। दूर दूर से लोग दूध लेने के लिए उसके पास आते थे। उसकी ये तरक्की देखकर मनोज को और ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए मनोज भी अपने लिए गाय खरीद कर ले आता है। मनोज की गाय भी अच्छा दूध देती थी, लेकिन मनोज अक्सर दूध में पानी मिला दिया करता था। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक मनोज से शिकायत करता है, क्या मनोज भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप कभी ऐसी चिंदी चोरी करेंगे हमारे साथ। अरे जरा उस राजू की गाय का दूध देखो, वो अपने दूध में कभी पानी नहीं मिलाता, और आप हैं कि दूध में पानी मिलाकर देते हैं। तुमने हमें दूध में पानी मिलाते हुए देखा है क्या, जो तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो? अगर तुम्हें दूध नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है।
अरे भाई, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तुमसे सुबह सुबह लड़ूंगा? अरे तुम अपने दूध में पानी मिलाते हो, तभी तो मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती की है क्या कि तुम मुझसे आकर दूध लो? अगर तुम्हें दूध लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, और बात का यहीं खत्म करो। ठीक है भाई, अब तुमसे क्या ही बहस करना। वो ग्राहक तुरंत राजू के पास जाता है और वहां जाकर 2 लीटर दूध ले लेता है और दूध लेकर मनोज के सामने से ही जा रहा था। ये सब देखकर मनोज को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये राजू अपनी तरक्की से मुझे जलाने की कोशिश करता है। अरे इसे अभी मेरे बारे में पता नहीं है। मेरा नाम मनोज है, सामने वाले की तरक्की को जलाकर राख कर देता हूं मैं। तो ये मामूली सा राजू क्या है मेरे सामने? मनोज अब पूरी तरह से राजू को बर्बाद करने के बारे में योजना बनाना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ राजू अपने लिए एक गाय और खरीद कर ले आता है। वो गाय भी काफी दुधारू थी और वो भी अच्छा दूध देती थी। राजू पूरी ईमानदारी से अपनी गाय का दूध पूरे गांव में बेचा करता था। ऐसे ही एक रात राजू और आरती दोनों सो रहे थे। तभी मौका देखकर मनोज राजू की एक गाय को खूंटे से छुड़ाकर उसे जंगल की ओर ले जा रहा था और ले जाते उसे एक कुएं में धकेल देता है और खुद वापस घर आ जाता है। अगली सुबह राजू देखता है कि उसकी एक गाय गायब है। वो पागलों की तरह अपनी गाय को पूरे गांव में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी गाय कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, आखिर मेरी गाय कहाँ चली गई? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं मेरी गाय को कुछ हो तो नहीं गया? क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं अपनी गाय को? आखिरकार राजू को उसकी गाय कहीं नहीं मिलती। यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक रात फिर से मनोज राजू की दूसरी गाय को खूंटे से छुड़ाता है और उसे भी जंगल की ओर ले जाता है और जंगल की ओर ले जाकर उस गाय को भी कुएं में धकेल देता है और खुद फिर से घर आ जाता है। अगली सुबह जैसे ही राजू की आंख खुलती है, वो देखता है कि अब राजू की दूसरी गाय भी गायब है। इस पर राजू बहुत बुरी तरह से रोता है। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? इतनी मेहनत से मैंने अपनी गाय को खरीदा था और अब दोनों गाय अचानक से कहाँ गायब हो चुकी हैं। बिना गाय के मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या करूं मैं? अब तो ही कोई रास्ता दिखा भगवान। धीरे धीरे राजू की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजू के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं था। राजू को इस तरह से परेशान देखकर मनोज बहुत खुश होता है और खुशी खुशी राजू के घर जाकर राजू को ताने देते हुए कहता है, क्या हो गया राजू? बहुत घमंड था ना अपनी गाय पर। आखिरकार तेरी गाय ने तुझे धोखा दे दिया। इसलिए कहा था मैंने तुझे कि अपनी गाय का बछड़ा मुझे बेच दे, लेकिन नहीं, उस समय तो तू अपनी गाय और अपने बछड़े पर बहुत ही ज्यादा इतरा रहा था ना। मनोज भाई, अगर मेरे दुख का साथी नहीं बन सकते तो कम से कम मुझे इस तरह से ताने मत दो। रही बात मेरी गाय की, जिसने भी मेरी गाय के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया है ना, उसकी सजा तो एक दिन उसे जरूर मिलेगी। अरे तेरी गाय तो जंगली थी, भाग गई वो। अरे जंगली गाय कभी किसी खूंटे से बंद कर रह नहीं सकती है। आज यहाँ तो कल वहां। अब अगर तुझे अपनी गाय का इंतजार करना है तो करता रह भाई, मैं तो चला। मनोज की इन बातों से राजू समझ जाता है कि आखिर इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मनोज का ही हाथ है। लेकिन राजू के पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो मनोज को इन सब का जिम्मेदार ठहरा पाए। इसीलिए राजू शांत हो जाता है। ऐसे ही एक दिन राजू किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक घायल गाय दिखाई देती है। हे भगवान, इस मासूम गाय को यह चोट कहाँ से लग गई? इसे कितना दर्द हो रहा होगा। ये बेजुबान जानवर अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकती है। क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, इसे वैद्य जी के पास ले जाता हूं। इतना बोलकर राजू उस गाय को वैद्य जी के पास ले जाता है। वैद्य जी गाय के घाव पर मरहम लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद राजू गाय को लेकर अपने घर आ रहा था। घर आने के बाद दोनों पति पत्नी उस गाय को अपना लेते हैं। ऐसे ही रात को आरती खाना बनाने जा रही थी। तभी आरती देखती है कि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वो उदास मन से बैठी हुई थी। तभी राजू वहां आता है और कहता है, क्या हुआ आरती, तुमने खाना नहीं बनाया? आखिर क्या बनाऊं, घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में यही सारी बातें कर रहे थे। तभी राजू की गाय घर में आ जाती है। गाय को घर में आता हुआ देखकर राजू थोड़ा हैरान हो चुका था, लेकिन तभी गाय अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालने लगती है। सोने के सिक्के देखकर राजू समझ जाता है कि ये कोई जादुई गाय है। खूब सारे सोने के सिक्के देने के बाद वो गाय हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। आरती देखो, ये गाय हमारी मदद करने के लिए आई थी। हे भगवान, ऐसा चमत्कार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने हमारी कितनी मदद की है। राजू और आरती दोनों बहुत खुश थे। उन सोने के सिक्कों की मदद से अब दोनों पति पत्नी अपनी हर जरूरत को पूरा करते हैं और अब राजू फिर से अपना एक खुशहाल जीवन जी रहा था।
राजू को खुश देखकर मनोज को फिर से गुस्सा आता है और अब मनोज राजू को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। एक दिन राजू मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे मनोज दिखाई देता है। मनोज के हाथ में एक चाकू था। मनोज चाकू से राजू के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वहां पर खूब सारी गायें आ जाती हैं और वो सारी गायें मिलकर मनोज को बहुत बुरी तरह से मारने लगती हैं। तभी मनोज डर के मारे वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी राजू को परेशान नहीं करता। मणिलाल एक गरीब लकड़हारा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सिंदूरी और बेटी जूही थी। मणिलाल दूर जंगल में लकड़ी काटने जाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता रहता था। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे सके। वो लकड़ी काटने के साथ साथ उन लकड़ियों के कुछ खिलौने भी बनाता था। यदा कदा कोई उसके उन खिलौनों को खरीदता। आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी आमदनी ना के बराबर ही है। अगले महीने मेरी बहन की शादी है। अब समझ नहीं आ रहा उसके लिए क्या लूं, और कुछ हमारे भी कई खर्चे हैं। मैं क्या करूं सिंदूरी, लोगों ने जब से गैस स्टोव जलाने शुरू कर दिए हैं, लकड़ी कोई खरीदता ही नहीं। मैं सोच रहा हूं कि कोई और काम धंधा ढूंढ लूं, पर फिर सोचता हूं मेरे तो पुरखों तक ने यही काम किया है। मैं अब क्या काम करूं? काम तो हमें कोई और देखना ही पड़ेगा जी। अभी तो जूही छोटी है, 2-3 साल बाद इसको स्कूल में भी डालना होगा। तब क्या करेंगे? चलो, अभी तो मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूं, सोच लूंगा वहां पर काम करते करते। मणिलाल अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है। सिंदूरी अपने घर के कामकाज करके जमा किए हुए कुछ पैसे गिनने बैठ जाती है। ये तो कुछ भी पैसे नहीं जुड़े, मैं क्या करूं? माँ को मना कर देती हूँ कि शादी में नहीं आ पाऊंगी, पर माँ बुरा मान गई तो? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अब वहाँ पर जाकर मैं क्या बताऊंगी कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छे कपड़े खरीद सकूं। तभी पड़ोस की एक भाभी उसके पास आती है। अरे सिंदूरी, मणिलाल भैया घर पर हैं क्या? नहीं, तुम लेट हो गई। वो अभी थोड़ी देर पहले ही जंगल की तरफ निकले हैं। कुछ काम है तो मुझे बता दो। अरे तुम्हें याद है, मैंने भैया से पिछले साल एक लकड़ी का घोड़ा बनवाया था। मेरे भाई का बेटा बड़ी जिद कर रहा है वैसा ही घोड़ा लेने की। पूरी मार्केट घूम कर आ गई हूँ, पर वैसा घोड़ा नहीं मिला। सोचा भैया से एक और बनवा लूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है, शाम को वो आ जाएंगे। मैं उनको बता दूंगी जैसा तुम्हें घोड़ा चाहिए बता देना, वो बना देंगे। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। चलो ठीक है, मैं शाम को एक बार और आ जाती हूँ। आपका घर है भाभी, कभी भी आओ। ऐसा बोलकर भाभी वहाँ से चली जाती हैं। सिंदूरी जूही को गोद में लेकर खिलाने लगती है। चलो, एक खिलौना ही बिकेगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। शाम को उनके आते ही उन्हें ये बात बता दूंगी। शाम को मणिलाल लकड़ी बेचकर घर आता है और मुंह धोने के बाद, कितनी मेहनत से पूरा दिन लकड़ियां काटता हूँ और बाजार में जाकर दाम तनिक भी नहीं मिलते। दिल बिल्कुल खट्टा हो जाता है, कोई मेहनत नहीं देखता। फिक्र क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुनो, याद आया, वो पास वाली भाभी को अपने भाई के बेटे के लिए घोड़ा बनवाना है। वह तो मैं बना दूंगा, पर पड़ोस का मामला है, पैसे इतने नहीं मिलते। पर मैंने तो भाभी से बोल दिया कि आप बना दोगे। चल, तूने बोल दिया है तो फिर मैं बना ही दूंगा। कितना बड़ा बनाना है? अरे भाभी, अभी मैं आप ही की बात कर रही थी। ये आ गए हैं, बता दो आपको कितना बड़ा घोड़ा चाहिए। कैसे हो मणिलाल भैया? मैं ठीक हूँ भाभी, आप सुनाओ। सिंदूरी बता रही थी कि आपको एक लकड़ी का घोड़ा चाहिए, कितना बड़ा बना दूं? 6 साल का बच्चा है, उसी हिसाब से बना लेना कि उसके पैर घोड़े को चला भी सके। ठीक है भाभी, बना दूंगा। कब चाहिए? परसों मेरा भाई आने वाला है, तो उसी हिसाब से बना लेना। और ये
100 रुपये एडवांस देकर जा रही हूँ। ये घोड़ा छोटा था, उसके आपने 300 लिए थे। इसका बता दो कितना लोगे? आप मुझे 500 रुपये दे देना। चलो ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आपने 500 क्यों बोले? कम से कम 600 से 700 मांगते। अगर इतने मांगता तो वो घोड़ा नहीं बनवाती। पड़ोस का मामला है, थोड़ा कम ज्यादा करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं साथी जूही के लिए भी घोड़ा बना दूंगा। बाबा, हाथी चाहिए। हा, देखो तो सिंदूरी, हमारी जूही को तो हाथी चाहिए। ठीक है, तो जूही के बाबा उसके लिए हाथी बनाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह मणिलाल जंगल से घोड़े और हाथी के लिए लकड़ी लेने जाता है। वो 2 बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर घर आता है और उन पर काम करना शुरू कर देता है। जूही घर के बाहर अपने बाबा के बने हुए कुछ छोटे लकड़ी के खिलौनों से खेल रही होती है। तभी वहां से कुछ लड़के लड़कियां गुजरते हैं। देखो तो वो छोटी बच्ची कितने प्यारे खिलौने से खेल रही है, बिल्कुल यूनिक है। चलो पास जाकर देखते हैं, लग तो बहुत प्यारे रहे हैं। ये बात तो है, गांव में छोटी छोटी जगहों पर आर्ट देखने को मिलता है। वो सब जूही के पास पहुंच जाते हैं और खिलौने उठाकर देखने लगते हैं और फोटो खींच लेते हैं। तभी अंदर से सिंदूरी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। हाँ जी, अब आप लोग कौन हैं और क्या काम है? कुछ नहीं, हम खिलौने देख रहे थे, बिल्कुल अलग तरह के खिलौने हैं। ये आपने कहाँ से खरीदे? खरीदे वरीदे नहीं है, इसके पापा ये खिलौने बनाते हैं। क्या आप हमें और खिलौने दिखा सकती हैं? नहीं नहीं, उनका काम खिलौने बनाने का नहीं है। वो तो बस अपनी बेटी के लिए या कोई बोल देता है तो उन्हीं के लिए ही खिलौने बनाते हैं। आवाज़ सुनकर मणिलाल भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ सिंदूरी? कुछ नहीं, ये शहर के बच्चे आए हैं। जूही के खिलौनों को देखकर पूछ रहे हैं कि कहाँ से खरीदे। मैंने बता दिया कि खिलौने आप बनाते हो। ये खिलौने आप बनाते हैं? ये सच में बहुत अच्छे हैं। क्या हम आपसे कुछ खिलौने खरीद सकते हैं? मैं खिलौने बहुत कम बनाता हूँ। मैं एक लक्कड़हारा हूँ, मैं लकड़ियाँ बेचता हूँ। ये मेरा पता है, मेरे पापा फर्नीचर और लकड़ी का सामान बनवाते हैं। एक बार आप अपने खिलौने वहाँ लेकर जरूर जाओ और मेरे पापा को दिखा दो, यह उन्हें बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, आप लोग कुछ चाय पानी पियेंगे? अरे नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए। हम तो बस खिलौने देखकर रुक गए थे। और उसके बाद वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। क्या आप उसके पापा को खिलौने दिखाने जाओगे? अरे सिंदूरी, तू भी किन लोगों की बातों में आ गई? ये शहर के लोग ऐसे खिलौने पसंद नहीं करते। चल अंदर चल, मेरी थोड़ी मदद करवा। पर एक बार जाने में क्या हर्ज है? चल, तू तो बावरी हो गई है। जूही को उठा ले और अंदर चल, मेरी मदद कर। मणिलाल बहुत ही सुंदर घोड़ा और एक हाथी बनाता है। भाभी हाथी घोड़ा दोनों देखकर बहुत खुश होती है। वाह भैया मणिलाल, आपने तो हाथी भी बहुत सुंदर बनाया है। अब मेरा दिल हाथी लेने का भी कर रहा है, क्या करूं? चलो इस बारी घोड़ा ले लेती हूँ, पर अगले बार हाथी जरूर बनवाऊंगी। जरूर जरूर भाभी। भाभी मणिलाल को बाकी बचे 400 देकर चली जाती है। सिंदूरी, ओ सिंदूरी, ये लो 400 रुपये रख लो। कितने दिनों से पैसे जोड़ रही हूँ, पर शादी के लिए पैसे जोड़ ही नहीं पा रही। ये मिलाकर अभी 1500 रुपए हुए हैं। चल, मैं थोड़ा और ज्यादा लकड़ियाँ काट लूंगा, पर तू अच्छे से बनकर जाना शादी में। और अगले दिन मणिलाल जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। तभी कुछ जंगल अधिकारी उसे रोक लेते हैं। साहब, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काट कर ही जीवन चलता है। जंगल से काफी समय से लकड़ियाँ काट रहा हूँ, फिर आज आप मना क्यों कर रहे हैं? अब तुम जंगल में लकड़ी नहीं काट सकते, क्योंकि यह जंगल संरक्षण में आ गया है। लगातार कटाई से जंगल में पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। पर साहब, मेरी तो रोजी रोटी ही इसी से चलती है। जानता हूँ, पर कभी लकड़ियाँ काटते वक्त तुमने सोचा कि इस जंगल में और पेड़ भी लगाता जाऊं? तुम सिर्फ लकड़ियाँ काट रहे थे। मणिलाल अपना सामान लेकर घर वापस आ जाता है। इतनी जल्दी घर आकर देखकर
क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? एक गिलास पानी पिला, फिर बताता हूँ। जंगल का संरक्षण हो गया है, अब वहाँ पेड़ काटना मना है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और ये सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होने लगता है। मैं ऐसा करती हूँ, उन जमा किए हुए पैसों में से 500 रुपए आपको दे देती हूँ। घर का सामान ले आओ। नहीं नहीं सिंदूरी, रहने दे। वो पैसे तूने अपनी बहन की शादी के लिए रखे हैं। कैसे शादी? मैं अपना घर देखूं या शादी देखूं? तू भी सोचती होगी ना, मुझे कैसा पति मिला है जो मेरी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। भगवान खुद देख लेगा। पैसे निकालते हुए तभी उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ती है। ये कार्ड वही है ना जो उस दिन वो लड़का देकर गया था? हाँ, यह तो वही है। सुनो जी, एक बार वहां जाकर अपने खिलौने भी दिखा दो। क्या पता कुछ रोजगार ही बन जाए। सिंदूरी, जिद मत कर। बड़े बड़े लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के खिलौने उन्हें कहाँ पसंद आएंगे। देखो जी, एक बार जाने में क्या हर्ज है? या तो हाँ होगी या ना होगी, बस। चल ठीक है, तेरे कहने से जाऊंगा। और अगले दिन मणिलाल कुछ खिलौने और वो हाथी जो उसने जूही के लिए बनाया था लेकर कमल के पापा के पास जाता है। वो दरवाजे पर कार्ड दिखाता है। अंदर से एक आदमी उसे लेने आता है। आइए आइए, आपके बारे में कमल ने मुझे बताया था और आपके खिलौनों की फोटो भी दिखाई थी। साहब, मैं एक लक्कड़हारा हूँ। आजकल जंगल से लकड़ियाँ काटना बंद हो गया है, इसलिए अपने खिलौने लेकर आपको दिखाने आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दिखाइए आप अपने खिलौने। और इतने यूनिक खिलौने देखने के बाद कमल के पापा मणिलाल को खिलौने बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिसके लिए लकड़ियां वो खुद देंगे। और उस काम के लिए मणिलाल को 20,000 रुपए एडवांस भी देते हैं। इतने पैसे मणिलाल देखकर हैरान हो जाता है और अपने गमछे में उन्हें बांधकर खुशी खुशी घर जाता है। जूही की माँ, ओ जूही की माँ, कहाँ गई? जल्दी इधर आ, तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या हुआ? आपने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया है। अरे तू घर की बात कर रही है, मैं तो पूरा गांव सर पर उठा लूं। देख तो सिंदूरी क्या है। और वो गमछा सिंदूरी के हाथ पर रख देता है। सिंदूरी गमछे को खोलती है और उसमें पैसे देखकर खुशी से रो पड़ती है। इतने पैसे कहाँ से आए? वहीं से जहां तूने मुझे भेजा था। अरे वो बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, देश में ही नहीं विदेश में भी। और पता है, उन्हें मेरे खिलौने बहुत अच्छे लगे और उन्होंने मुझे खिलौने बनाने का ऑर्डर दिया है। और ये देख, 20,000 रुपये एडवांस। भगवान, तूने मेरी सुन ली। हाँ सिंदूरी, तेरे विश्वास के कारण ही मेरा नसीब बदल पाया है। अब तू आराम से अपनी बहन की शादी में जा। सेठ ने बोला है वो मुझे हर महीने बहुत सारा काम देगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम अच्छे से सुकून से अपनी बेटी को भी पढ़ा सकेंगे। हाँ सिंदूरी, मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम दोनों के लिए मुझे बहुत कुछ करना है अभी। और फिर मणिलाल खिलौने बनाने का काम शुरू कर देता है। कमल के पापा को उसका काम बहुत पसंद आता है और वो उसे नए नए ऑर्डर देता रहता है। इस तरह एक गरीब लकड़हारे की किस्मत बदल जाती है। मणिलाल अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश रहता है। बस करो मिताली, तुमने तो इतना बेकार का सामान खरीद लिया है, इसे तो घर में रखने की भी जगह नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सारी चीजें ये तुम ले रही हो वो काम भी नहीं आएंगी। मैं रोज रोज मार्केट नहीं आती, एक ही बारी में सारा सामान ले लेती हूँ। और तुम देखो ना, कितने सारे अच्छे अच्छे ऑफर निकले हुए हैं। कितनी सारी चीजों पर तो डबल डबल ऑफर है। यही तो मजा है मॉल में शॉपिंग करने का, इतनी सारी चीजें फ्री मिल जाती है। ऐसा है, सुनो मेरी बात, कुछ भी फ्री में नहीं होता। इन लोगों की जेबों में बहुत पैसा जाता है, तभी ये फ्री रखते हैं। और तुम जैसी बेवकूफ औरतें इनको और बढ़ावा देती हो।
अब भरे मॉल में इतने लोगों के बीच मुझे बेवकूफ तो मत ही कहो। मिताली इतना सामान ले लेती है कि गाड़ी की सीट और डिक्की पूरी भर जाती है। और गाड़ी में बैठने के बाद, अब 2 महीने तक तुम मुझे कभी भी शॉपिंग पर आने को मत भूलना। ऐसे मत कहो मनोज, ये सब तो मैंने घर के लिए खरीदा है। पिछले 2 महीने से मैंने अपने लिए कोई भी ड्रेस नहीं खरीदी है। अगले संडे हम लोग ड्रेस लेने जाएंगे। मनोज गुस्से में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और गाड़ी को सीधा ले जाकर घर के बाहर खड़ा करता है। पैसे बहुत मेहनत से कमा कर लाता हूं, तुम्हारी रोज की ये फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तो तुम मेरे घर के अंदर चलो, माँ जो तुम्हें सुनाने वाली है वो भी तुमने ही सुनना है। बाय 1 गेट 1 फ्री। सामान से लथपथ दोनों घर के अंदर घुसते हैं और मनोज की माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान मिताली, क्या सारा बाजार खरीद लाई? मैंने तो सिर्फ तुमसे दाल, घी और तेल मंगवाया था। अरे मम्मी जी, मैं क्या बताऊं, आपको पता है वहां पर इतनी सारी चीजों पर डिस्काउंट था। अब देखो, इन 4 साबुन के साथ 4 फ्री। ये देख रही हो, ये चावल का ये पैकेट, इस चावल के पैकेट पर 1 पैकेट चावल फ्री। और तो और मम्मी जी, ये देखो, इन 4 बिस्कुट के पैकेट पर 6 बिस्कुट फ्री थे। मनोज की मां माथा पकड़कर बैठ जाती है। अच्छा ठीक है बहू, मैंने तेरी बात को रख लिया। अब जरा मुझे ये बता कि ये जो चीजें तू खरीद कर लाई है, इनका ओरिजिनल रेट क्या है? ये चावल 175 का 1 किलो है, जबकि हम लोग 80 रुपए किलो वाला चावल खाते हैं। ये साबुन का रेट देखो, इस पर लिखा है 145, और हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वो 70 के 4 आते हैं। ओ मेरी बेवकूफ बहू, तुम लुट कर आ गई हो, कोई फ्री में सामान लेकर नहीं आई हो। पूरे रास्ते में यही समझाते हुए आया हूं माँ, पर इसके दिमाग से तो ये फ्री ऑफर वाली बात निकल ही नहीं रही। मिताली, किसी दिन तेरी ये आदत इस घर की लुटिया डुबो कर ही मानेगी। आप लोग कुछ भी कहो, पर रसोई तो भरी भरी लगेगी ना। तभी पड़ोस की एक भाभी खीर का बर्तन लेकर घर आती है। अरे मिताली, मैं तेरे लिए खीर लेकर आई हूँ, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? ओ भाभी, आप कितने अच्छे समय पर आई हो। सच कह रही हूँ, बहुत तेज भूख लगी थी। ये आप मुझे दे दो, मैं बर्तन बाद में भिजवा दूंगी। मिताली जल्दी से खीर कटोरी में निकाल कर खाने लगती है। ये तो बहुत गलत बात है मिताली, तुमने ऐसे खीर क्यों ले ली? तुम्हें पूछना चाहिए था कि खीर क्यों बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, और इतनी सारी खीर देने का क्या मतलब है? अगर सोचो कि उनकी खीर ज्यादा बन गई है तो बात समझ में आती। अगर सोचो उनके घर में खीर किसी को पसंद नहीं आई और उन्होंने तुमको दे दी, तो ये कितनी बुरी बात है। अरे माँ, उसने बोला ना कि उसे पता था कि मुझे खीर बहुत पसंद है, इसलिए देकर गई है। पर सच कहूं, खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मनोज और उसकी माँ सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। रात को सब खाना खाने के बाद सो जाते हैं और जब सुबह मनोज ऑफिस के लिए जाता है तो वो 2 पड़ोसियों की आपस में बातें सुनता है। तुझे पता है, मेरे घर में कल खीर किसी को भी पसंद नहीं आई। फिर मुझे मिताली का ख्याल आया और मैं उसको खीर देने चली गई, और उस पागल ने खीर रख भी ली और खा भी ली। मैं भी यही करती हूँ, जब भी ऐसा लगता है कि कोई सब्जी या कोई चीज अच्छी नहीं बनी, मैं मिताली को दे आती हूँ। कुछ भी कहो, बड़ी बेवकूफ है, कोई कुछ भी देता है लालच में रख ही लेती है। मनोज उन दोनों की बातें सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है और उसे मिताली के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आकर वो मिताली को सारी बातें बताता है। ओहो, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कोई जूठा खाना थोड़ी देकर जाती है। बच्चों को नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, पर मैं सच कहूं, मुझे फ्री की चीजें बहुत पसंद है। उस टाइम मेरे को कुछ बनाना भी तो नहीं पड़ता। शायद मिताली तुमने एक चीज नहीं सुनी होगी। एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल मर चुकी है। तुम इतनी लालची क्यों हो? कहाँ लालची हूँ, बस मैं चीजें खराब नहीं करती, और जब कोई चीज मुझे लगता है कि ये फायदा देगी तो मैं खरीद लेती हूँ। इसको ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी बेटा, जब तक कि इसे एक कोई बड़ी ठोकर ना लग जाए। जिस दिन ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेगी, उस दिन इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी उनके पड़ोस में एक औरत सुमन रहने के लिए आती है, देखने में बहुत ही सभ्य और मिलनसार। जल्दी ही वो पड़ोस में सबसे घुल मिल जाती है। एक दिन वो मिताली के घर आती है। मिताली, जल्दी से ये टेस्ट करके बताओ, मैंने आज पास्ता बनाया है। अरे वाह दीदी, पता है मेरा मन भी पास्ता खाने का कर रहा था। तभी मिताली बर्तन में 2 जगह पास्ता लेकर आती है और एक खुद खाती है और एक सुमन को दे देती है।
अरे मिताली, तुमने आंटी को तो दिया ही नहीं। नहीं नहीं दीदी, उन्हें पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर आप उनके लिए आलू की सब्जी और पूरी और खीर लेकर आती तो वो जरूर खा लेती। उन्हें ये सब इतना पसंद है कि पूछो ही मत। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। और तुम्हारे पति को भी पसंद होगी फिर तो। अरे दीदी क्या बताऊं, दोनों माँ बेटे की पसंद एक ही है। हाँ, वैसे आलू पूरी मुझे भी बहुत पसंद है। और मम्मी जी तो गजब की बनाती है। किसी दिन उनके हाथ की आलू पूरी भी आपको खिलाऊंगी। खाना खाने के बाद दोनों चाय पीती हैं और मिताली अपनी सास को भी वो चाय देने जाती है। बेटा, कितनी बार कहा है, इस तरह जब कोई देने के लिए आए तो मत खाया कर। ओहो, अब इसमें क्या बुराई है, वो भी तो मेरे साथ बैठकर खा रही थी। सुमन के वहां से चले जाने के बाद मिताली घर के काम निपटाने लगती है। शाम को जब मनोज घर आता है, मनोज ये देखो, मैंने ऑनलाइन कितने सारे सूट देखे हैं और इनकी प्राइस मार्केट रेट से कितने कम है। प्लीज 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 मना मत करना, मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं रहे हैं। मैं इनमें से 4 सूट मंगा रही हूँ। मिताली बस करो, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। और ये सूट जो तुमने देखा है, क्या तुम्हें पता है उसका कपड़ा कैसा होगा? कपड़ा तो घर आने के बाद पता चलेगा ना कैसा निकला है। अच्छा सुनो, मैं 2 सूट ऑर्डर कर रही हूँ। मनोज कुछ कहता उससे पहले ही मिताली 2 सूट ऑर्डर कर देती है और मनोज गर्दन हिलाता हुआ करवट लेकर सो जाता है। अगले ही दिन मिताली के ऑर्डर किए हुए सूट आ जाते हैं और जब मिताली उनको खोलकर देखती है तो अरे, ये सूट वैसे नहीं लग रहे जैसे ऐप पर दिखाई दे रहे थे। अगर ये बात मैंने मनोज को बताई तो मुझे डांट पड़ेगी। मैं ऐसा करती हूँ, ये काम वाली को दे दूंगी, वैसे भी कौन सा महंगे हैं। एक दिन मनोज, उसकी माँ और मिताली तीनों घर पर होते हैं कि तभी सुमन आलू की सब्जी, पूरी और खीर बनाकर लाती है। माताजी, आज मेरी सास की बरसी थी, उनको ये खाना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बना लिया। सोचा आप लोगों के साथ मिलकर खा लूंगी। अरे दीदी, तो फिर इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है, मैं अभी खाना डाल कर ले आती हूँ, हम सब मिलकर खा लेंगे। पर अभी अभी मेरे भांजे का फोन आया है, मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उन्हें हॉस्पिटल में देखने जाना है, ये सारा खाना खराब हो जाएगा। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप ये खाना खा लोगे? वो इतने दुख भरे स्वर में बोलती है कि मिताली सारा खाना रख लेती है। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जाकर अपनी दीदी का हालचाल पूछो और कोई काम हो तो बगैर कुछ सोचे फोन कर देना। अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो बताओ। नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिताली, पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और मिताली फटाफट सबके लिए खाना डालकर ले आती है। मम्मी जी, आज कुछ मत कहना, देखो आज वो बहुत मजबूर थी। मिताली की सास कुछ नहीं कहती, उसे भी लगता है कि शायद सुमन ने सच कहा है। तीनों मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तीनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उन तीनों की आंख खुलती है तो देखते हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सारे कीमती जेवर, पैसे, घड़ियां और मोबाइल सब गायब है। तीनों का सर घूम रहा था। तभी मनोज की नजर अपने कमरे में लगे शीशे पर जाती है और उस पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, लालच बुरी बला है, ये अब पता चला है। लूट लिया मैंने सब कुछ, इसमें तो बड़ा मजा है। खाना खाने के लिए आप सबका धन्यवाद। घर का सब कुछ चोरी होने के बाद में मिताली को अपनी गलती का एहसास होता है। पुलिस आकर जब छानबीन करती है तो पता चलता है उस औरत ने इसी तरह कई शहरों के लोगों को लूटा है। पर अब क्या किया जा सकता था, और मिताली का तो रो रो कर बुरा हाल था। मनोज को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। बस बेटा बस, अब मिताली को कुछ मत कहना, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे लगता है ये सीख उसके लिए काफी है। माँ जी, आज के बाद आपसे पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करूंगी। माँ जी, मुझे समझ में आ गया है, इतना बड़ा नुकसान सिर्फ मेरे लालच की वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो।